एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। तो चलिए बिना किसी देरी के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की स्टार्ट वहीं से होती है जहां हमारे फोक्स ने अपना लव कन्फेस किया था और चैनलिंग के सामने खड़े होते हुए बोला था कि मैं उस पर्सन को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ जिसे मैं लाइक करता हूँ। हमारे फोक्स की ये बात सुनकर के वो चैनलिंग से प्यार करने लगा है, डायू काफी ज्यादा हैरान हो गया था और चैनलिंग भी कंफ्यूज लुक के साथ हमारे फोक्स को ही देखे जा रहा था। हमारा फोक्स काफी ज्यादा गुस्से से डायू की तरफ देखता है और फिर उस पर अटैक करने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है और जोर से चिल्लाते हुए बोलता है, चैनलिंग के ड्रीम से दफा हो जाओ यू बास्टर्ड। और वो काफी ज्यादा जोर से डायू के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे बचने के लिए डायू जल्दी से अपने गिर्द एक बैरियर बना लेता है और वो ये देखकर हैरान रह जाता है कि हमारा फोक्स अपने हाथों से ही उस बैरियर को तोड़ने लगता है और थोड़ी ही देर में वो बैरियर पूरी तरह से टूट जाता है। बैरियर के टूटते ही हमारा फोक्स दोबारा से डायू के ऊपर अटैक कर देता है। इस दफा वो अटैक डायू को लग भी जाता है और डायू काफी बुरी तरह से इंजर्ड हो गया था। उसकी आईज से लेकर शोल्डर तक एक काफी बड़ा कट लग चुका था, जिस पर डायू को काफी ज्यादा पेन होता है और वो अपने शोल्डर पर हाथ रखकर वहां बैठ जाता है। इतने में इवल डायू से बोलता है, तुम्हारी मेंटल एनर्जी बहुत ज्यादा कम हो चुकी है और तुम्हें अभी पीछे हटना होगा, वरना जो पर्सन यहाँ से डिसअपेयर होगा वो कोई और नहीं बल्कि तुम होगे। इवल की ये बात सुनकर डायू एक नजर चैनलिंग की तरफ देखता है, जो कि इस वक्त काफी ज्यादा शौक में था और वो भी डायू को कंटिन्यूसली देखे ही जा रहा था। और इसके साथ ही वो अपनी मैजिकल पावर्स को यूज करता है और वहाँ से डिसअपेयर हो जाता है। हमारा फोक्स उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था। जब वो देखता है कि वहाँ से वो डिसअपेयर हो चुका है, वो काफी ज्यादा गुस्से से चिल्लाने लगता है, क्या वो यहाँ से गायब हो गया? डैम इट, वो लकी है कि वो यहाँ से ऐसे ही भागने में कामयाब हो गया। और चैनलिंग तो अभी भी शौक में था और वो मन में सोचता है, क्या वो दोबारा वापस आएगा? ये सब सोचते हुए वो लॉर्ड युनशु की उन्हीं मेमोरीज को याद करने लगता है, जहाँ पर 15 और लॉर्ड युनशु बचपन से ही एक दूसरे के साथ थे और काफी ज्यादा खुश थे। इन्हें याद करते हुए चैनलिंग सिमट कर बैठ जाता है और सोचता है, ये सारी मेमोरीज तो उसकी और लॉर्ड युनशु की हैं। मुझे पहले ये लगा था कि पास्ट लाइफ की मेमोरीज तो बिल्कुल ऐसे होंगी जैसे कि मैं कोई मूवी देख रहा हूँ, मगर अब इसे एक्सपीरियंस करने के बाद तो मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा। इसके बाद वो डायू के थोड़ी देर पहले वाले सैड फेस को याद करता है और सोचता है, उसकी आंखें वो तो काफी ज्यादा सैड और लोनली लग रही थी। इतने में हमारा फोक्स उसके पास आ चुका था और वो जल्दी से चैनलिंग को पकड़ के काफी ज्यादा परेशान होते हुए उसे पूछता है, चैनलिंग क्या तुम ठीक हो? क्या उस पर्सन ने तुम्हें हर्ट किया है? वो ये बोल ही रहा था कि इतने में चैनलिंग को पेन होने लगती है, क्योंकि फोक्स ने चैनलिंग के उसी बाजू को पकड़ा हुआ था जो कि डायू के लॉक करने की वजह से इंजर्ड हो चुका था। जब फोक्स से नोटिस करता है तो वो जल्दी से उसके बाजू को छोड़ देता है और बोलता है, मुझे माफ करना, क्या अभी अभी मैंने तुम्हें हर्ट कर दिया? और चैनलिंग बोलता है, नहीं मैं ठीक हूँ। इसके बाद वो मन में सोचता है, बाय द वे ये जो पर्सन मेरे सामने है, क्या ये 15 है? ये 15 तो लॉर्ड युनशु की मेमोरी से काफी ज्यादा मिलता जुलता है। इसके बाद हमारा फोक्स काफी ज्यादा वरिड होते हुए बोलने लगता है, क्या उस गाय की वजह से तुम्हें कोई ब्लीडिंग हो रही है? डैम इट, मुझे उसे ऐसे ही भागने नहीं देना चाहिए था, वो सच में लकी है। क्या तुम काफी ज्यादा हर्ट हो? हमारे फोक्स की ये सारी बातें सुनकर चैनलिंग ऑकवर्डली स्माइल करते हुए बोलता है, मैं ठीक हूँ, तुम्हारे मुकाबले में तो मेरी हालत काफी बेहतर है। वो ये बोल ही रहा था कि इतने में हमारा फोक्स उसके बाजू को पकड़ लेता है और अपने फेस को उसके बाजू पर मौजूद इंजरी के करीब लेकर जाता है और आहिस्ता से उसे लिक करने लगता है। हमारे फोक्स के ऐसा करने पर चैनलिंग काफी शॉक हो चुका था और साथ ही वो काफी ज्यादा ब्लश भी कर रहा था, इतना ज्यादा कि उसका फेस रेड हो चुका था। मगर हमारा फोक्स तो चैनलिंग को बिल्कुल भी नोटिस नहीं करता। उसने अपने आर्म्स में चैनलिंग को पूरी तरह से कवर किया हुआ था और वो कंटिन्यूसली उसके बाजू को लिक कर रहा था। बाजू को लिक करने के बाद हमारा फोक्स चैनलिंग की बॉडी को देखते हुए बोलता है, हाँ यहाँ भी। देखकर चैनलिंग घबराते हुए बोलता है, क्या तुम ये क्या कर रहे हो? जिस पर हमारा फोक्स बोलता है, क्या तुम यहाँ भी हर्ट हुए हो? ये बोलते हुए वो चैनलिंग की बॉडी से क्लोथ्स को साइड पर करता है और उसके उन निशान पर अपने हाथ को फिराने लगता है। इसके बाद हमारा फोक्स जल्दी से आगे बढ़ता है और उन निशान पर भी लिक करने लगता है, जिसे देखकर चैनलिंग काफी ज्यादा चिल्लाते हुए बोलता है, नहीं यहाँ नहीं, यहाँ ऐसा मत करो। और मन में सोचता है, ये अचानक से ऐसा क्यों कर रहा है? हम देख पाते हैं कि हमारा फोक्स भी ये सब करते हुए काफी ज्यादा ब्लश कर रहा था और वो आहिस्ता आहिस्ता से चैनलिंग की पूरी बॉडी पर मौजूद निशान पर लिक करने लगता है। हमारे फोक्स के ऐसा करने पर चैनलिंग को काफी ज्यादा हॉट फील होने लगता है। वो उसे रोकने का ट्राई करता है मगर वो उसे रोक नहीं पाता और चैनलिंग अपनी आइज को बंद करके हमारे फोक्स के टच को फील करने लगता है। इसके बाद अचानक से उसके माइंड में आता है, वेट, क्या इसने ये बोला था कि उस पर्सन को प्रोटेक्ट करना चाहता है जिसे ये लाइक करता है? ये याद करते ही चैनलिंग की हार्ट बीट काफी ज्यादा तेज हो जाती है और वो मुश्किल से खुद को संभालते हुए बैठने का ट्राई करता है और आहिस्ता से बोलता है,
15 क्या तुमने पहले ये बोला था कि तुम वो इस सेंटेंस को कंप्लीट करता, मगर इससे पहले ही हमारा फोक्स अपने फेस को ऊपर करता है और अपने लिप्स को क्लीन करते हुए बोलता है, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। हम देख पाते हैं कि हमारा फोक्स ये बोलते हुए काफ़ी ज़्यादा ब्लश भी कर रहा था, जिसे सुनकर चैनलिंग तो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो हैरान होते हुए हमारे फोक्स की तरफ देखने लगता है। इसके साथ ही सीन डायू के घर की तरफ शिफ्ट होता है। डायू एक सोफे के ऊपर बैठा हुआ था। हम देख पाते हैं कि उसकी पूरी बॉडी उसी तरह से इंजर्ड थी जैसे कि हमारे फोक्स ने उसे इंजर्ड किया था। इतने में कोई बोलता है 15 और वो उस पर्सन की तरफ देखता है। वो देखता है कि वहाँ कोई और नहीं बल्कि गेंगजू खड़ा था, जिसे देखकर डायू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और आहिस्ता से बोलता है गेंगजू। वो जल्दी से उठकर गेंगजू के पास आता है और उसे पकड़कर बोलने लगता है, गेंगजू क्या तुम अभी भी जिंदा हो? इतने में उसकी नज़र उसकी आइज पर मौजूद पट्टी पर जाती है, जिसे देखकर वो बोलता है, तुम्हारी आइज के साथ क्या हुआ? मगर गेंगजू तो उसकी किसी भी बात का आंसर नहीं करता और उससे पूछता है कि तुम डिमोनिक पाथ पर क्यों चलने लगे थे, जिसकी ये बात सुनकर डायू काफी ज्यादा हैरान होकर उसे देखने लगता है। इसके बाद गेंगजू बोलता है, क्या तुम अभी भी 15 हो? इसकी ये बात सुनकर डायू थोड़ा घबराते हुए बोलता है, तुम ये क्यों पूछ रहे हो? इसके बाद वो गुस्से से उसे बोलता है, क्या डिमोनिक पावर्स के साथ डेस्परेटली जिंदा रहना बेटर नहीं है, या क्या तुम ऐसे ही डिसअपेयर होना चाहते हो? इसके बाद वो थोड़ा शांत होते हुए बोलता है, हाँ अब मैं समझा, वो तुम थे जिसने युनचू के सोल पर बैरियर लगाया था। नो वंडर के मैं हजारों सालों तक उसकी रिकार्नेशन को ढूंढ क्यों नहीं पाया। जिस पर गेंगजू उसे सैड होते हुए बताता है कि उस तबाही में मास्टर युनचू काफी बुरी तरह से इंजर्ड हो चुके थे। उन्होंने अपने आखिरी मोमेंट्स में अपनी बची हुई सोल पावर के साथ तुम्हारी सोल के ट्रेसेस को इकट्ठा किया और उन्हें मुझे दे दिया, यहाँ तक कि वो पूरी तरह से खत्म हो गए। उनकी बॉडी और उनकी सोल हमेशा के लिए गायब हो गई। हम ये भी नहीं जानते थे कि वो दोबारा से रिकार्नेट हो भी सकते हैं या नहीं। बहुत से डिमंस और स्पिरिट्स एक गॉड की सोल को लेने का ट्राई कर रहे थे, इसलिए मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी सिवाय उन्हें प्रोटेक्ट करने के। वो उसे पकड़ते हुए पूछता है, क्या इसी वजह से तुमने युनचू और वो पर्सन जो कि उसके ड्रीम में है उन दोनों पर स्पेल कास्ट कर दिया? जिस पर गेंगजू काफी ज्यादा सैड होते हुए उसे बताता है कि 15 की रिमेनिंग सोल पावर काफी ज्यादा वीक है, इसलिए मुझे अपनी पावर का यूज करना पड़ा ताकि मैं उसे बचा सकूं। और मैंने लॉर्ड युनचू को भी ढूंढ लिया था। उन्होंने काफी ज्यादा रिकार्नेशन साइकिल को एक्सपीरियंस किया है। उनकी ज्यादातर रिकार्नेशन बॉडीज तो बचपन में ही मर जाती थी। ये ऐसा इस वजह से था कि उनकी सोल स्टेबल नहीं थी। ये उनकी पूरी लाइफ टाइम में फर्स्ट टाइम है कि उनकी सोल स्टेबल हो पाई है। और ऐसा इस वजह से है कि मैंने 15 की रिमेनिंग सोल को उनके ड्रीम में रख दिया था। लॉर्ड युनचू की रिकार्नेशन है, मगर अब वो एक ऑर्डिनरी पर्सन है और जो 15 उसके ड्रीम में है वो भी अपना पास्ट भूल चुका है, उसे लॉर्ड युनचू याद भी नहीं। और अगर तुम दोनों मर्ज होते हो, वो भी ये बोल ही रहा था कि इतने में डायू क्रीपी सा फेस बनाते हुए काफी बुरी तरह से हंसने लगता है। इसके बाद वो काफी गुस्से से उसके कॉलर को पकड़ लेता है और चिल्लाते हुए बोलता है, और मेरे बारे में क्या? मैं रियल 15 हूँ और मेरे पास की सारी मेमोरीज हैं और मैं तुम्हारा पुराना क्लोज फ्रेंड हूँ, और तुम मुझे अबेंडन कर रहे हो ताकि तुम उनकी डिजायर्स को कंप्लीट कर सको। क्या मेरे साथ ऐसा करना तुम्हें ठीक लगता है? डायू की ये बात सुनकर गेंगजू को भी काफी ज्यादा बुरा लगता है और वो उसे कोई आंसर नहीं कर पाता। इसके बाद वो उसे अवॉइड करने के लिए अपने फेस को टर्न कर लेता है। इसके बाद डायू खुद को थोड़ा शांत करता है और उसे बोलता है, मैं तुम्हें कभी भी ऐसा करने नहीं दूंगा। इसके बाद हम गेंगजू को वहाँ से जाता हुआ देखते हैं और वो जाते हुए मन में सोच रहा था, 15 की सोल्स एक साथ एक ही बॉडी में नहीं रह सकती और वो ऐसा करना भी नहीं चाहती। इसके बाद वो पास का एक सीन याद करता है जहाँ कोई पर्सन लॉर्ड युनचू से मिलने आया था, जिसे देखकर गेंगजू 15 से बोलता है, 15 उन्हें देखो, वो लॉर्ड याओ गेंगजिन यान है, वो काफी ज्यादा कूल है ना, क्या हमें उन्हें पास जाकर देखना चाहिए? ये बोलते हुए वो 15 को बुलाने लगता है, मगर वो उसे कोई आंसर नहीं करता और वो इस वक्त काफी ज्यादा सैड लग रहा था। थोड़ी देर बाद वो उसे बोलता है, मुझे माफ करना, मैं भूल गया था कि तुम भी यहाँ हो। और वो सोचता है वो लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी थी और इसके अलावा 15 लॉर्ड युनचू से काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस था और मैं तो कुछ भी नहीं कर पाया। मैं बस अपने लिए हुए फैसलों पर पछता रहा हूँ। इसके बाद वो सोचता है, अगर मैंने फोर्सफुली 15 की दोनों सोल्स को एक दूसरे के साथ जोड़ने का ट्राई किया तो जो पास में हुआ था वो दोबारा भी हो सकता है। सबसे पहले मुझे किसी ऐसे पर्सन को ढूंढना होगा जिसका लेवल 5 या 5 से ज़्यादा हो, जैसे कि होंगटो, और मुझे उनकी इनर सेल्फ को जोड़ना होगा। शायद ऐसा करने से मुझे कोई नया मौका मिल सकता है। और सोचता है जिंगक्वान मरने वाला है। जिंगक्वान वही पर्सन है जो कि लॉर्ड युनचू से मिलने आया था और मेरी अपनी पावर्स भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही हैं, इसीलिए मुझे जल्दी करनी होगी। मेरी पावर्स के खत्म होने के बाद मैं ये सब कुछ नहीं कर पाऊंगा। इतने में इवल उसके पास आकर उसे पकड़ लेता है और स्माइल करते हुए बोलता है, हे, मैं उसे हैंग-टू के बारे में नहीं बताऊंगा और ना ही ये बताऊंगा कि तुम उसकी इनर सेल्फ को जोड़ने वाले हो।
क्या ऐसा करने के बदले मुझे कुछ मिल सकता है? इवल की ये बात सुनकर गैंग्जू को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से से अपनी मुट्ठी को बंद कर लेता है। इसके बाद हम उन दोनों को इंटीमेट होता देखते हैं, जहां वो इवल उसके फेस को पकड़कर बोलता है, तुमने जो सोचा है तुम उसे कंटिन्यू करो ताकि मैं खुद को बेहतर बना सकूं। मुझे अपनी पावर्स को इंक्रीज करने दो ताकि मैं डायू को कंट्रोल कर सकूं। मतलब कि जब भी डायू इवल की पावर को यूज करता है तो उसकी अपनी बॉडी की पावर वीक होने लगती है और इवल स्ट्रॉन्ग। और गाइज, आपको क्या लगता है कि ये दोनों 15 दोबारा से एक हो पाएंगे या नहीं? आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। इसके साथ ही ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।